नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, टेस्ट जो चल रहा है हिस्ट्री का, मध्यकालीन भारत में दिल्ली सल्तनत का टेस्ट चल रहा है दोस्तों। इसमें से हमने एक वीडियो कल अपलोड कर दिया था जो कि क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 50 तक का था। टोटल क्वेश्चन 200 हैं दोस्तों, और आगे के वीडियो लगातार मिलते रहेंगे आपको। अगर दोस्तों इस PDF को आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप वहां से जाके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, अगर टेलीग्राम का लिंक जो है काम नहीं कर रहा है तो आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर टेस्ट वाला 22 32 24 सर्च कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। इसमें से पहला क्वेश्चन कह रहा है 51 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, अल-बरूनी द्वारा रचित पुस्तक किताब उल हिंद तथा तारीख उल हिंद में किन विषयों की समीक्षा की गई है। जो अल-बरूनी द्वारा रचित पुस्तक है किताब उल हिंद, या उसे तारीख उल हिंद भी कहा जाता है, उसमें किस विषय की समीक्षा की गई है। भारतीय गणित की, भारतीय इतिहास एवं भूगोल की, खगोल विज्ञान दर्शन की, या इनमें से सभी। तो सही आंसर जो होगा दोस्तों, अल-बरूनी की जो पुस्तक है किताबुल हिंद, उसमें जो है इन सभी विषयों पर चर्चा किया गया है, जिसमें से ऑप्शन जो होगा डी होगा, जिसमें से भारतीय गणित, भारतीय इतिहास, भूगोल, खगोल विज्ञान, दर्शन, ये सब की चर्चा की गई है किताबुल हिंद में। आगे बात करते हैं, तो कह रहा है अल-बरूनी का पूरा नाम क्या था। जो अल-बरूनी था उसका पूरा नाम क्या था। अबू रैहान मोहम्मद, या अबू अब्दुल्ला, या अली गुरसप्पा, या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर जो होगा दोस्तों, अल-बरूनी का पूरा नाम जो था अबू रैहान अहमद। क्या था? अबू रैहान अहमद। आगे बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है, अल-बरूनी के अनुसार अत्यंज, जिसे कहा जाता है चतुर्थ वर्ग के जो नीचे वर्ग के थे उन्हें कहा जाता है दोस्तों। तो अत्यंज में शामिल थे, अत्यंज में शामिल कौन कौन थे। धोबी, मोची, जादूगर, डालिया व ढाल बनाने वाला, या बी ऑप्शन नाविक, मछुआ, व्याध, या जुलाहा। सी ऑप्शन ए और बी दोनों, डी ऑप्शन ना ही ए और ना ही बी। तो सही आंसर जो होगा, अल-बरूनी के जो अत्यंज है उसमें जो है सभी जातियों का लगभग वर्णन किया गया है जो चतुर्थ वर्ण के नीचे आते थे। धोबी, मोची, जादूगर, डालिया या ढाल बनाने वाला, नाविक, मछुआरा, विहार, जुलाहा, ये सब आते थे। ठीक, आगे बात करते हैं, तो कह रहा है 54 नंबर का क्वेश्चन, 11वीं सदी में भारत का दर्पण किसे कहा जाता है। 11वीं सदी में भारत का दर्पण किसे कहा जाता था। किताबुल हिंद को, या रहला को, या तारीख ए यामनी को, या इनमें से कोई नहीं। तो 11वीं शताब्दी में जो भारत का दर्पण कहा जाता था वह किताबुल हिंद को कहा जाता था। ऑप्शन ए होगा। आगे बात करते हैं, तो कह रहा है जो वहीद का युद्ध हुआ था 1008 से 1009 के बीच में, निम्नलिखित में से किसके बीच लड़ा गया था। किन दो शासकों के बीच में लड़ा गया था वहीद का युद्ध। महमूद गजनवी और आनंदपाल, या महमूद गजनवी और जयपाल, या मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान, या मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच में। तो वहीद का जो युद्ध 1008 से 1009 के बीच में लड़ा गया था वह मोहम्मद गौरी, तो वह युद्ध जो है महमूद गजनवी और आनंदपाल द्वारा बीच में लड़ा गया था दोस्तों, वहीद का युद्ध जो है। आगे बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है, दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने अस्थाई सेना रखना प्रारंभ किया था। दिल्ली सल्तनत का कौन शासक था जो अस्थाई सेना रखने लगा था। इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, या मोहम्मद बिन तुगलक। यह दोस्तों NDA 1998 में पूछा गया था क्वेश्चन। तो सही आंसर कौन सा शासक होगा। तो दिल्ली सल्तनत का जो प्रथम शासक है अस्थाई सेना रखने वाला था वह अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन सी होगा। आगे बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है,
कह रहा सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की बाबत जो है के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अलाउद्दीन खिलजी ने अनाज के दाम नियत किए थे। अलाउद्दीन खिलजी पहला सुल्तान था या जिसने सैनिकों को नगद वेतन दिया। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में किसानों द्वारा दिए गए भू राजस्व का अंश फसल के आधे तक बढ़ा दिया गया था। इनमें से कौन सा कथन सही है? कौन कथन सही है अलाउद्दीन खिलजी के बारे में दोस्तों? तो कौन कौन सही है इसमें से दोस्तों? जो है अलाउद्दीन खिलजी अनाज के दाम नियत किया था। ठीक, अलाउद्दीन खिलजी पहला सुल्तान था जिसने सैनिकों को नगद वेतन भी देना शुरू किया था। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में ही किसानों द्वारा दिए गए भू राजस्व का भू राजस्व का अंश फसल के आधे तक बढ़ा दिया गया था। तो इन्होंने जो है सारे कथन सही है इसके अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। आगे बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने तैमूरी शासक जो मिर्जा शाहरुख के अधिराज्य में आना स्वीकार किया था? दिल्ली का कौन सुल्तान था जो तैमूरी शासक जो मिर्जा शाहरुख थे अधिराज्य में आना स्वीकार किया था? फिरोज शाह तुगलक थे या मोहम्मद बिन तुगलक या खिज्र खां सैयद या सिकंदर लोदी? तो सही आंसर जो होगा वह खिज्र खां सैयद थे। ठीक, ऑप्शन सी। आगे बात करते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा गुलरुखी के उपनाम से कविताएं लिखा करता था? गुलरुखी के उपनाम से कविताएं लिखा करता था कौन था? इब्न बतूता या जियाउद्दीन बर्नी या सम ए सिराज अफीफ या सिकंदर लोदी? तो गुलरुखी के उपनाम से कविताएं लिखा करने वाला जो था वह सिकंदर लोदी था। कौन था? सिकंदर लोदी। ऑप्शन डी होगा। यह यूपी पीसीएस में 2015 में पूछा गया था क्वेश्चन दोस्तों। आगे बात करते हैं तो कह रहा है निम्न में से कौन सा कथन जो है रजिया सुल्तान के संबंध में असत्य है? रजिया सुल्तान के संबंध में असत्य कौन सा बात कही गई है? इल्तुतमिश के वंशानुगत राजतंत्र स्थापित करने की कोशिश और पुत्रों की अयोग्य के कारण रजिया को उत्तराधिकारी मनोनीत किया गया था। यह बात सही है या गलत है? तो यह बात सही है दोस्तों। आगे बात करते हैं तो 1236 ईस्वी में जनता के सक्रिय सहयोग से रजिया सुल्तान दिल्ली की सुल्तान बनी थी। ठीक, ये भी सही बात कही गई। और रजिया सुल्तान एक मात्र महिला शासक है जो दिल्ली सल्तनत पे गद्दी पर बैठी थी। आगे बात करते हैं तो उसने हबशी सरदार मलिक याकूत को नयाब मलिकत के पद पर नियुक्त किया था। ये भी बात सही है। आगे कह रहा है रजिया ने सर्वप्रथम तुर्क सामंत वर्ग की शक्ति को सुदृढ़ प्रदान करने की कोशिश और गैर तुर्की शासक वर्ग को शक्तिहीन बना दिया था। यह दोस्तों गलत ऑप्शन है। ठीक, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की। तो यह कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन बलबन के संबंध में असत्य है? बलबन के संबंध में गलत बात कही गई कौन सी है? उसने चालीसा दल जिसे चहलगानी के संबंध में सामंतों का दमन किया या कानून, दूसरा ऑप्शन है कानून एवं व्यवस्था की बहाली के लिए उसने लौह एवं रक्त की नीति अपनाई थी। उसने केंद्रीय सैन्य विभाग दीवान ए अर्ज की स्थापना की थी या इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर जो होगा दोस्तों बलबन के द्वारा कही गई बात सभी हैं, इनमें से कोई नहीं गलत बात है बलबन के बारे में। 62 नंबर का क्वेश्चन कह रहा दोस्तों दिल्ली पर शासन करने वाले निम्न वंशों का सही क्रम क्या है? सबसे पहले कौन सा वंश जो है दिल्ली शासन किया था? तो गुलाम वंश, खिलजी वंश, लोदी वंश, सैयद वंश, तुगलक वंश, इनमें से सबसे पहले कौन शासन किया था दिल्ली पर? तो अगर खान सर से आप पढ़े हैं तो बिल्कुल आपको खान सर बताए हैं कि गुलाब खिले तो सांस लो। क्या ट्रिक है? गुलाब खिले तो सांस लो। गुलाब से आता है गुलाम वंश पहले स्थान पर। तो पहले स्थान पर ऑप्शन ए में गुलाम है, बी में है और सी में नहीं है गुलाम वंश, तो इसको काट देंगे, डी में भी नहीं है। बात करते हैं दूसरे नंबर पर कौन शासन किया था? गुलाब खिले से होता है खिलजी वंश, तो दूसरे स्थान पर आएगा दूसरा नंबर, फिर दूसरे पे दूसरा है। ठीक, गुलाब खिले तो
तो से होता है तुगलक वंश, तो तुगलक वंश तीसरे स्थान पे आना चाहिए, ना कि लोदी वंश। तो ये ऑप्शन हमारा भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या होगा, बी ऑप्शन सही होगा। पूरा देख लेते हैं। गुलाब खिले तो सांस लो, तुगलक, त से तुगलक, लो से लोदी वंश, तब सैयद वंश। ठीक, सैयद वंश फिर लोदी वंश, तो ऑप्शन बी होगा। आगे बात करते हैं। कह रहा है मोहम्मद गौरी के आक्रमणों का निम्न में से कौन सा परिणाम जो है नहीं हुआ था। पंजाब से लेकर बंगाल तक, फिर उत्तर भारत एक केंद्रीय सत्ता के अधीन हो गया, या भू राजस्व से प्राप्त आर्थिक साधन अब अप्रत्यक्ष रूप से शासन के हाथों में केंद्रित हो गया था, या उत्तरी भारत में एक नागरिक क्रांति का सूत्रपात हुआ था, या इनमें से कोई नहीं। मोहम्मद गौरी के आक्रमणों का निम्न में से कौन सा परिणाम नहीं हुआ था। कौन सा परिणाम नहीं हुआ था दोस्तों, तो इसमें जो है कह रहा है पंजाब से लेकर बंगाल तक, फिर उत्तर भारत का एक केंद्रीय सत्ता के अधीन हो गया था, यह बात नहीं थी। अब ठीक, तो कौन सा हमारा ऑप्शन गलत होगा, पहला ऑप्शन। आगे बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है तुर्कों द्वारा राजपूतों को पराजित करने के निम्न में से कौन सा कारण था। जो तुर्कों को राजपूतों द्वारा पराजित करने के लिए निम्न में से कौन सा कारण था। उनके समाज का पृथकवादी एवं अनुदार होना, या असमानता पर आधारित जाति व्यवस्था, या विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की अवनति, या भारतीयों की शांति एवं अहिंसा की नीति। तो कौन सा जो पराजित होने का कौन सा कारण था दोस्तों। ऑप्शन आपके सामने, पहला ऑप्शन कह रहा है पहला और दूसरा, बी ऑप्शन कह रहा है पहला तीसरा चौथा, सी ऑप्शन कह रहा है पहला दूसरा तीसरा, डी ऑप्शन कह रहा है दूसरा और तीसरा। तो इनमें से सही आंसर जो होगा दोस्तों, पहला और तीसरा कारण था। कौन कौन थे, उनके समाज का पृथकवादी एवं अनुदार होना था, और दूसरा असमानता पर आधारित जाति व्यवस्था हो गई थी, और तीसरा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की अवनति के कारण जो है तुर्कों द्वारा राजपूतों को पराजित करने के लिए किए थे। ठीक, आगे बात करते हैं। कह रहा है गुलाम वंश के आरंभिक शासकों का निम्न में से कौन सा सही अनुक्रमांक है। कौन सा जो है सही अनुक्रमांक है। पहले कौन शासक शासन किया था। पहला कुतुबुद्दीन ऐबक है, दूसरा इल्तुतमिश, तीसरा रजिया सुल्तान, चौथा आराम शाह। क्या यह सही क्रम है। तो पहले सबसे पहले आता है दोस्तों या पहले आता है कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके बाद आता है आराम शाह आता है। ठीक, पहले कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर आराम शाह आता है, उसके बाद इल्तुतमिश की बेटी रजिया सुल्तान आती है, फिर 2 के बाद 3। तो कौन सा ऑप्शन होगा हमारा, बी ऑप्शन सही होगा। पहला, उसके बाद चौथा, उसके बाद दूसरा नंबर, फिर तीसरा नंबर आता है। आगे बात करते हैं। तो अलाई दरवाज़ा निम्न में से किसका मुख्य द्वार है। जो अलाई दरवाज़ा जो बनाया गया है वह निम्न में से किसका मुख्य द्वार है। जमात खाना मस्जिद के, या सीरी का, या कुतुब मीनार का, या इनमें से कोई नहीं। तो अलाई दरवाज़ा जो बनाया गया है वह कुतुब मीनार के ठीक सामने बनाया गया है। आगे बात करते हैं, मिलान करना है। तो कह रहा है इसमें से हिंदुओं द्वारा दिया जाने वाला भूमि कर क्या था। हिंदुओं द्वारा जो दिया जाने वाला भूमि कर था वह खराज था। ठीक, और युद्ध की लूट को राज्य का 1/5 भाग क्या था। 1/5 भाग जो है खुस्म था। आगे बात करते हैं। तो मुसलमानों द्वारा दिया जाने वाला भूमि कर क्या था। मुसलमानों द्वारा दिया जाने वाला टैक्स क्या था, यह उसरा था। क्या था, उसरा था। मुसलमानों पर लगने वाला जो धार्मिक कर कौन था, तो ज़कात था। ठीक, तो कौन सा होगा, पहले का दूसरा, दूसरे का पहला, और तीसरे का तीसरा, चौथे का चौथा। ठीक, आगे बात करते हैं। तो आगे क्या कह रहा है इसमें से, इब्राहिम लोदी जो है, इब्राहिम लोदी के बारे में निम्न में से क्या सत्य नहीं है।
इब्राहिम लोदी जो है उसके बारे में कौन सी बातें गलत कही गई? क्रूर एवं निरंकुश शासक था, या अफ़गान अमीरों की खिलाफत था, या महान निर्माता एवं कला का पुजारी था, या दौलत खां ने काबुल के शासक बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए बुलाया था? तो इसमें से कौन सी बातें गलत कही गई है इब्राहिम लोदी के बारे में? तो इनमें से सही आंसर जो होगा ऑप्शन सी होगा, यह महान एवं निर्माता एवं कला का पुजारी नहीं था। ठीक, आगे बात करते हैं। तो कह रहा है जो अमीर खुसरो हैं, अमीर खुसरो के संबंध में निम्न में से कौन से कथन जो हैं सत्य हैं? अमीर खुसरो के बारे में कौन सा बात जो है सही कही गई है? ये सूफी संत है, या शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, या वे निजामुद्दीन फिरोज खलजी के दरबार कवि थे, या फिर उन्होंने भारतीय वाद्ययंत्र बीड़ा एवं ईरानी वाद्ययंत्र तंबूरा के मिश्रण से सितारा का आविष्कार किया था, या उन्होंने ख्याला गायकी का आविष्कार किया था? तो इनमें से कौन सी बातें सही है अमीर खुसरो के बारे में? तो एक बात है दोस्तों, यह जो है सूफी संत के निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, पहली बात सही है। और दूसरी बात जो है, इन्होंने ये जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के दरबारी कवि भी थे, दूसरी बात भी सही है। क्या दूसरी बातें भी सही है? तीसरी बात कह रहा है उन्होंने भारतीय वाद्ययंत्र बीड़ा भी बजाया था, ये भी बात सही है। उन्होंने ख्याल गायकी का आविष्कार भी किया था, तो यह भी बात सही है। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी होगा, यानी सभी बातें सही कही गई हैं। आगे बात करते हैं। तो कह रहा है दिल्ली सल्तनत के पतन के लिए निम्न में से कौन से कारण उदारवादी थे? दिल्ली सल्तनत के पतन के लिए निम्न में से कौन से कारण जो है उदारवादी थे? दुर्बल प्रशासन, तैमूर का आक्रमण, अधिग्रहण की अस्पष्ट नीति का अभाव, या मिश्रित संस्कृति का उदाव? तो कौन सा कारण था जो है दिल्ली सल्तनत के पतन होने का? दिल्ली सल्तनत का पतन होने का मुख्य कारण जो दोस्तों मुख्य कारण जो है दुर्बल प्रशासन था, तैमूर का आक्रमण हुआ था, और अधिग्रहण की अस्पष्ट नीति का अभाव हुआ था। इस कारण जो है दिल्ली सल्तनत का पतन हो गया। आगे बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 71 कह रहा है निम्नलिखित में से किसका आक्रमण जो है भारत पर किया गया द्वितीय तुर्क आक्रमण था? किसका आक्रमण भारत पर किया गया द्वितीय आक्रमण था? महमूद गजनवी का, मोहम्मद गौरी का, चंगेज खां का, या तैमूर लंग का? तो सही आंसर जो होगा दोस्तों मोहम्मद गौरी का। किसका? मोहम्मद गौरी का। आगे बात करते हैं। तो कह रहा मोहम्मद गौरी किस वंश का था? मोहम्मद गौरी जो है किस वंश का शासक था? यामिनी का, या सनसबनी का, गुलाम का, या खिलजी का? तो सही आंसर जो होगा मोहम्मद गौरी जो है यह सनसबनी शासक का वंश था। आगे बात करते हैं। तो कह रहा है मोहम्मद गौरी जो है मोहम्मद गौरी को किस अन्य नाम से भी जाना जाता था? मोहम्मद गौरी को किस अन्य नाम से जाना जाता था? शहाबुद्दीन, जिसे धर्म का ज्वलंत नक्षत्र कहा जाता है, या मोइनुद्दीन भी कहा जाता था, मोहम्मद बिन शाम कहा जाता है, या इनमें से सभी? तो मोहम्मद गौरी को जो है इनमें से सभी नामों से भी पुकारा जाता था। आगे बात करते हैं। तो कह रहा है मोहम्मद गौरी ने 1175 ईस्वी में भारत पर पहला आक्रमण किस राज्य के खिलाफ में किया था? मोहम्मद गौरी 1175 में भारत पर पहला आक्रमण करता है, किस राज्य के खिलाफ में करता है? मुल्तान में, या फिर अहिलावाड़ में, या फिर पंजाब में, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो किससे विरुद्ध करता है? किस राज्य से? तो 1175 ईस्वी में जो करता है यह मुल्तान में, करमाथी शासक के मुल्तान में युद्ध करता है। आगे बात करते हैं। तो 75 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है भारत का वह पहला शासक कौन था जिसने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था?
भारत का वह पहला शासक कौन था जिसने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था? सोलंकी शासक भीमद्वितीय, या चौहान शासक पृथ्वीराज चौहान, या गढ़वाली शासक जयचंद, या इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर जो होगा दोस्तों, मोहम्मद गौरी को पराजित करने वाला पहला शासक जो है सोलंकी शासक भीमद्वितीय था। यह मोहम्मद गौरी को पराजित किया था। आगे बात करते हैं तो कह रहा है मोहम्मद गौरी एवं पृथ्वीराज चौहान के बीच विवाद में मूल में था। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में जो विवाद हुआ था, विवाद के मूल में था क्या? किसके बारे में विवाद हुआ था? ऑप्शन आपके सामने भटिंडा, मुल्तान, उच्च, या फिर अहिलावाड़। तो जो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में विवाद का कारण था यह भटिंडा था। कौन सा? ऑप्शन ए भटिंडा। आगे बात करते हैं तो कह रहा है मोहम्मद गौरी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भारतीय आक्रमण था। मोहम्मद गौरी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो है भारत पर आक्रमण कौन था? मुल्तान पर आक्रमण, या तराइन का प्रथम युद्ध, या तराइन का द्वितीय युद्ध, या भटिंडा पर आक्रमण? तो मोहम्मद गौरी का महत्वपूर्ण जो भारत पर आक्रमण था वह तराइन का द्वितीय युद्ध था। ठीक, आगे बात करते हैं। 78 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है मोहम्मद गौरी तथा कन्नौज के राजा जयचंद के मध्य 1194 ईस्वी में हुआ युद्ध किस नाम से प्रसिद्ध था? जो मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में 1194 में युद्ध होता है वह किस नाम से प्रसिद्ध है? तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध, चंदवार का युद्ध, या फिर पानीपत का प्रथम युद्ध? तो कौन था दोस्तों? जयचंद के साथ युद्ध होता है जो यह चंदवार के युद्ध में, और तराइन का प्रथम युद्ध जो होता है वह 1191 में होता है और दूसरा 1192 में होता है। आगे बात करते हैं तो मोहम्मद गौरी का अंतिम जो आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ था? मोहम्मद गौरी जो है अंतिम आक्रमण जो है किसके विरुद्ध करता है? कलमाथी के, या गजनवी के, सोलंकी के, या पंजाब के खोंखर जाति से? तो मोहम्मद गौरी जो है अंतिम आक्रमण करता है पंजाब के खोखर जाति से। आगे बात करते हैं, इसमें कह रहा है तराइन का द्वितीय युद्ध जो है ऐसा निर्णायक युद्ध समझना चाहिए जिससे भारत पर मुसलमानों की आधारभूत सफलता निश्चित कर दिया था। बाद में होने वाले आक्रमण इसके परिणाम मात्र थे। यह किसका कथन था? यह इसे किसने कहा है? जो तराइन का द्वितीय युद्ध होता है ऐसा निर्णायक युद्ध समझाना चाहिए जिससे भारत पर मुसलमानों की आधारभूत जो सफलता निश्चित कर दिया था। किसने कहा था दोस्तों? ऑप्शन आपके सामने B.A. स्मिथ, या लेनपुल, या ईश्वरी प्रसाद, या अल्बरूनी ने? तो सही आंसर जो होगा B.A. स्मिथ ने कहा था। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है मोहम्मद गौरी के किस सेनापति ने बिहार विजय जो है 1202-1203, बंगाल विजय 1204-1205 एवं असम पर आक्रमण 1206 पर किया था? मोहम्मद गौरी के किस सेनापति ने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक, या फिर इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी, या नसीरुद्दीन कुबाचा, या ताजुद्दीन याल्दौज? तो कौन शासक था दोस्तों? तो इसका जो शासक था बिहार विजय और बंगाल और असम पर आक्रमण करके जीता था वह था दोस्तों जिसे बख्तियार खिलजी भी कहा जाता है। ऑप्शन बी होगा। कौन था? इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। आगे बात करते हैं तो कह रहा है 82 नंबर का क्वेश्चन, भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक जो है मोहम्मद गौरी को माना जाता है, परंतु भारत के स्वतंत्र मुस्लिम राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? भारत का स्वतंत्र मुस्लिम शासक किसे माना जाता है? राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को, मोहम्मद गौरी को, इल्तुतमिश को, या इनमें से कोई नहीं? ठीक, तो इनमें से किसको माना जाता है जो स्वतंत्र मुस्लिम राज्य का संस्थापक माना जाता है? या कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। ठीक, आगे बात करते हैं, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय
देवगिरी का शासक कौन था? जब अलाउद्दीन खिलजी जो है आक्रमण करा उस समय देवगिरी का शासक कौन था? रामचंद्र देव, प्रताप रुद्रदेव या मलिक काफूर या राणा रतन सिंह? तो देवगिरी का शासक जो उस समय था तो उस समय रामचंद्र देव थे देवगिरी के। आगे बात करते हैं, कह रहा है जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों के पूर्णतः स्वतंत्र था। बरनी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा था? जो इतिहासकार बरनी हैं वह एक बात बोलते हैं, जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों को पूर्णतः स्वतंत्र था। कौन शासक था, किसके बारे में बरनी यह बातें कहे हैं? इल्तुतमिश के बारे में या बलबन के या अलाउद्दीन खिलजी के या मोहम्मद बिन तुगलक के? तो यह बात जो है बरनी जो कहे हैं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। इन्होंने जो है शरीयत के नियमों को और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। आगे बात करते हैं, सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोत्तम ग्रामीण अधिकारी था। भू राजस्व का जो सर्वोत्तम ग्रामीण अधिकारी था उसे क्या कहा जाता था? चौधरी कहा जाता था, रावत कहा जाता था, मलिक या फिर पटवारी कहा जाता था? तो उस समय जो ग्रामीण अधिकारी था उसे चौधरी कहा जाता था। ऑप्शन ए होगा। आगे बात करते हैं, तो कह रहा है तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ था? तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ था? लोदी वंश का, सैयद वंश का, तुगलक वंश का या फिर खिलजी वंश का? तो सही आंसर जो होगा तैमूर के बाद जो है सैयद वंश का जो है राज्य स्थापित हुआ था। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? बलबन में, अलाउद्दीन खिलजी में, मोहम्मद बिन तुगलक या फिरोज शाह तुगलक के दरबार में? तो सबसे अधिक गुलाम रखने वाला जो शासक है वह दोस्तों फिरोज शाह तुगलक है। कौन है? फिरोज शाह तुगलक। और यह क्वेश्चन दोस्तों बीपीएससी 2002 में पूछा गया है। आगे बात करते हैं, तो निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिया था? कौन शासक था जो बेरोजगारों को रोजगार दिया था? अलाउद्दीन खिलजी था, मोहम्मद बिन तुगलक या फिर फिरोज शाह तुगलक या शेर शाह सूरी? तो सही आंसर जो होगा बेरोजगारों को रोजगार देने वाला था फिरोज शाह तुगलक। यह भी क्वेश्चन बीपीएससी 2002 में पूछा गया था। आगे बात करते हैं, तो निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए थे? जो फलों की गुणवत्ता को सुधारने के लिए उपाय किया था? मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, सिकंदर लोदी या फिर शेर शाह सूरी? तो कौन सा शासक था दोस्तों फलों की गुणवत्ता को सुधारा था? तो यह फिरोज शाह तुगलक था। फिरोज शाह से तुगलक के देखिए ये भी बीपीएससी क्वेश्चन पूछा गया था 2001 में, फिरोज शाह तुगलक से। आगे बात करते हैं, तो कह रहा है नालंदा विश्वविद्यालय को विनाश का कारण क्या था? नालंदा विश्वविद्यालय जो है उसका विनाश होने का एक कारण क्या था? मुसलमान या फिर कुषाण या फिर सिथियंस या फिर मुगल? तो नालंदा विश्वविद्यालय का जो विनाश होने का कारण था वह मुसलमान था। ठीक, आगे बात करते हैं, तो कह रहा है तबकात ए नासरी के लेखक कौन थे? तबकात ए नासरी के लेखक कौन थे? शेख जमालुद्दीन या फिर अलबरूनी, मिनहाज उस सिराज या फिर जियाउद्दीन बरनी? तो तबकात ए नासरी के जो लेखक हैं मिनहाज उज सिराज हैं। कौन है? मिनहाज उज सिराज। ऑप्शन सी होगा दोस्तों। ठीक, आगे बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 92 कह रहा है अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? अलाई दरवाज़ा का जो निर्माण करवाया था कौन शासक करवाया था? इल्तुतमिश, बलबन या फिर अलाउद्दीन खिलजी या फिरोज शाह तुगलक? तो अलाई दरवाज़ा का निर्माण करवाने वाला शासक जो है अलाउद्दीन खिलजी है। ठीक, यह भी क्वेश्चन बीपीएससी 98 में पूछा गया था। आगे बात करते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ऐबक की राजधानी कहाँ थी? लाहौर थी, दिल्ली, अजमेर या फिर लखनऊ थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की जो राजधानी है वह लाहौर हुआ करती थी। आगे बात करते हैं,
तो अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापति में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गई थी? जो अलाउद्दीन खिलजी का प्रसिद्ध सेनापति था वह मंगोल से लड़ते समय उसकी मृत्यु हो गई थी। कौन था? जफर खां या फिर नुसरत खां, अल्प खां या उलुग खां? तो अलाउद्दीन खिलजी का एक प्रसिद्ध सेनापति था जफर खां, जिसकी जो है मंगोलों द्वारा युद्ध के समय इसकी मृत्यु हो गई थी। आगे बात करते हैं। अगला कह रहा है 95 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन भूमि उत्पाद एवं लगने वाले करों को इंगित करती है? कौन भूमि जो है उत्पाद करने वाले करों को इंगित करती है? खराज भूमि, खुष्म भूमि, उस्र भूमि या फिर मुक्ताई? तो इनमें से कौन सी भूमि उत्पादन पर लगने वाले करों को इंगित करती है? तो सही आंसर जो होगा दोस्तों, इसमें खराज भूमि पर टैक्स लिया जाता था और जो है उस्र भूमि पर और मुक्ताई भूमि पर। तो ऑप्शन कौन सा होगा? पहला, तीसरा, चौथा। आगे बात करते हैं। तो कह रहा तुगलकनामा के रचनाकार कौन है? जो तुगलकनामा एक पुस्तक है उसके रचनाकार कौन है? बर्नी है, गुलबदन बेगम है या अमीर खुसरो है या इसामी है? तो सही आंसर जो होगा, तुगलकनामा के रचनाकार जो हैं वह हैं आपके अमीर खुसरो हैं। कौन है? अमीर खुसरो। ऑप्शन सी होगा। आगे बात करते हैं। भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया था? जो भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया था? ताजुद्दीन यालदौज को या कुतुबुद्दीन ऐबक को या शमसुद्दीन इल्तुतमिश को या नसीरुद्दीन कुबाचा को? मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया था? तो किसको दिया था दोस्तों अक्ता प्रदान? यह कुतुबुद्दीन ऐबक को दिया था। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है उसका प्रमुख गुलाम था। ठीक, आगे बात करते हैं। तो 98 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, किस सुल्तान ने के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई? जो खालसा भूमि है किस शासक के समय में अधिक विकसित हुई थी? गयासुद्दीन बलबन के या अलाउद्दीन खिलजी के या मोहम्मद बिन तुगलक के या फिरोज शाह तुगलक के समय में? तो सही आंसर जो होगा दोस्तों, यह अलाउद्दीन खिलजी के समय में खालसा भूमि सर्वाधिक विकसित हुई थी। आगे बात करते हैं। 99 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, सल्तनत काल के सिक्के, टका या ससगनी एवं जीतल जिन धातुओं के बने थे? किन किन धातुओं के बने थे दोस्तों? तो ऑप्शन आपके सामने है, चांदी, चांदी तांबा या फिर सोना चांदी तांबा या चांदी जस्ता तांबा या सोना जस्ता तांबा? तो जो सिक्के बने थे, टका के सिक्के जो हैं चांदी के थे और ससगाने जो हैं ये भी चांदी के थे। जीतल जो है यह तांबा का था। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर कह रहा है 100 का, अमीर कोही जो है कृषि विभाग को कहा जाता था नामक एक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया था? अमीर कोही कौन शासक शुरू किया था? अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक या सिकंदर लोदी? तो सही आंसर जो होगा दोस्तों, अमीर कोही जिसे कृषि विभाग लागू किया था या मोहम्मद बिन तुगलक ने लागू किया था। ठीक है दोस्तों, वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है इसलिए इस आज का क्वेश्चन यहीं समाप्त करते हैं। 51 से लेकर 100 तक अगला जो टॉपिक रहेगा दिल्ली सल्तनत का ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 101 से लेकर 150 तक का क्वेश्चन उसमें शामिल होंगे। ठीक है दोस्तों, अगर इस PDF को आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। या दोस्तों टेलीग्राम जो है ओपन नहीं हो रहा है तो आप अपने टेलीग्राम चैनल में जाइए, वहां सर्च बॉक्स में सर्च कीजिए टेस्ट वाला 22 32 24। ठीक, चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।